हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दी। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय भी सम्मिलित होती है। राष्ट्रीय आय क्या है? पूरे देश की आय, पूरे देश में जो उत्पादित हुआ है उन समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। इनमें से मुख्यतः तीन परिभाषा हम महत्वपूर्ण रूप से पढ़ते हैं: मार्शल, पिगू तथा फिशर की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू मार्शल किसी देश की श्रम एवं पूंजी उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर प्रतिवर्ष जो कुछ भी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसमें सेवाएं भी सम्मिलित है, उसी के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी सम्मिलित होती है। अर्थात मार्शल की परिभाषा जो है वो उत्पादन पर आधारित है। मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि उत्पादन पर आधारित है। मतलब इसमें संपूर्ण देश की सीमाओं के भीतर जो कुछ भी श्रम और पूंजी मिलकर भौतिक वस्तुओं का अथवा सेवाओं का, इसमें केवल वस्तुओं का उत्पादन सम्मिलित नहीं होता। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ सदैव वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि अगर सेवाएं दी जा रही है तो वो भी अर्थशास्त्र में सेवाएं भी उत्पादन के अंतर्गत आती है। तो जो कुछ भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है एक वर्ष के भीतर, उसके बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल होती है। तो मार्शल की परिभाषा जो है ये पूर्णतः उत्पादन पर आधारित है। मार्शल की परिभाषा के द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना करती हैं तो इसमें मुख्य रूप से दो तरह की समस्या आती है: दोहरी गणना की समस्या और इनके लेखे जोखे की समस्या, उत्पादन के लेखे जोखे की समस्या। तो ऐसी स्थिति में दोहरी गणना की समस्या से तात्पर्य है कि एक ही वस्तु का उत्पादन एक से अधिक स्थान पर हो जाता है। जिस प्रकार गेहूं का उत्पादन हम गेहूं के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं। मान लो 1 करोड़ टन का गेहूं, 1 करोड़ रुपए का गेहूं उत्पादित हुआ है तो गेहूं में इसका मूल्य शामिल हो गया। अब इसके पश्चात रोटी बनी, आटा बना तो आटे के अंतर्गत गेहूँ का मूल्य सम्मिलित हो गया। उसके पश्चात ब्रेड बनी, रोटी बनी तो उसमें गेहूँ का मूल्य सम्मिलित हो गया। तो इस तरह से दोहरी गणना की बहुत अधिक संभावना रहती है। तो इस दोहरी गणना से बचने के लिए दो तरीके मार्शल ने बताए हैं। एक तो है मूल्य योग प्रणाली, अर्थात प्रत्येक स्तर पर जितना जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसका योग कर लिया जाए, और दूसरी है अंतिम वस्तु प्रणाली। अंतिम वस्तु प्रणाली इसके अंतर्गत केवल अंतिम वस्तुओं को हम राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित करते हैं। अंतिम वस्तुओं से तात्पर्य वे वस्तुएं हैं जो पुनः मार्केट में उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं होती है, अर्थात उनका अंतिम रूप से उपभोग कर लिया जाता है एवं इसके पश्चात उपभोक्ता स्वयं अपनी सुविधा से उसका अपने अनुसार उपभोग करता है, वही अंतिम वस्तु है। तो इन दोनों दोहरी गणना से बचने के लिए ये दो उपाय मार्शल द्वारा बताए गए हैं। अर्थात स्पष्ट है कि मार्शल की परिभाषा, डॉक्टर मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा उत्पादन पर आधारित है, और जो कुछ भी भौतिक अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उन समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ये परिभाषा थी मार्शल की परिभाषा। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे पिगू की परिभाषा। पिगू जी ने जो परिभाषा दी है वो पूर्णतया पिगू का दृष्टिकोण मौद्रिक दृष्टिकोण है। पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी समुदाय के आय का वह हिस्सा है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। अर्थात जिस आय को हम मुद्रा के रूप में माप सके वही राष्ट्रीय आय है। इसके लिए कई उदाहरण दिए हैं पिगू ने। उसने कहा है कि बहुत सा, चूँकि इसके अंदर अमौद्रिक लेन देन की समस्या हमेशा रहती है, इसलिए अमौद्रिक लेन देन से बचने के लिए पिगू ने ये मुद्रा का सहारा लिया है, और उसने कहा कि केवल उन सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा जो कि जिनका लेन देन मुद्रा के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए पिगू ने एक बहुत फेमस एग्जाम्पल दिया है कि यदि कोई डॉक्टर किसी नौकरानी की सेवाएं लेता है और उसको उसके बदले में भुगतान करता है, मासिक रूप से भुगतान करता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगी। लेकिन कुछ समय के पश्चात यदि वह डॉक्टर उसी नौकरानी से शादी कर लेता है
और उसे पत्नी के रूप में अगर वो सेवाएं देती है और उसे वो किसी तरह का भुगतान नहीं करता है तो उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अर्थात जो लेन देन मौद्रिक रूप में व्यक्त किए जा सके उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। जिनको मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो प्रिगु का दृष्टिकोण जो है वो पूर्णतया मुद्रा पर आधारित है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे फिशर की परिभाषा। प्रोफेसर फिशर द्वारा दी गई परिभाषा मार्शल और पिगू की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। फिशर ये कहता है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाएगा जो उस वर्ष की अवधि के द्वारा अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर ली जाती है। अर्थात इसके अंतर्गत ये नहीं देखा जाएगा कि उत्पादन कितना हुआ है, उत्पादन से नहीं, उस अंतिम रूप से जो उपभोग किया गया है उसका मूल्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए फिशर ने एक उदाहरण दिया है कि मान लो एक पियानो है और उस पियानो की आयु 5 वर्ष है और उस पियानो का मूल्य 5,000 रुपये है, तो उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस 5,000 में से केवल 1,000 रुपये को सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि मान कर चलते हैं कि उस पियानो की आयु 5 वर्ष है और 5,000 रुपये का उपभोग वो 5 वर्ष तक करेगा उपभोक्ता, तो प्रति वर्ष उसका उपभोग 1,000 रुपये है, इसलिए 1,000 रुपये मूल्य ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। तो फिशर की परिभाषा जो है वो पूर्णतः उपभोग पर आधारित है। ये परिभाषा मार्शल और पिगू की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है, लेकिन इस परिभाषा में भी कई कमियां हैं। वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये व्यवहारिक नहीं है। किसी भी वस्तु की उम्र का अंदाज लगाना थोड़ा कठिन कार्य है और इस रीति से हम राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर पाते हैं। तो मार्शल का दृष्टिकोण जो था वो उत्पादन पर आधारित था, पिगू का दृष्टिकोण पूर्णतः मुद्रा पर आधारित और फिशर का दृष्टिकोण पूर्णतः उपभोग पर आधारित है। तो उत्पादन, मौद्रिक दृष्टिकोण तथा उपभोग पर आधारित दृष्टिकोण, ये राष्ट्रीय आय की 3 परिभाषाएं हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मार्शल की ही मानी जाती है और इसके अलावा डिपेंड करता है किस क्षेत्र में कौन सी परिभाषा से राष्ट्रीय आय की गणना सुविधाजनक रूप से हो सकती है, उसी तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की मापन के लिए अनेक अवधारणाएं हैं, कई सारी अवधारणाएं, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, पीआई, डीपीआई, ये सभी राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं। इसमें सबसे पहली है ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है किसी देश में एक वर्ष के भीतर उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, जिसमें विदेशों से मिलने वाली विशुद्ध आय भी सम्मिलित है, उसको सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। इसके द्वारा सकल राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला होगा जीएनपी = C+I+G+X-M। यहाँ C जो है ये उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को दर्शाता है, I जो है घरेलू निवेश को दर्शाता है, G सरकारी व्यय एवं X-M शुद्ध विदेशी आय, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, शुद्ध विदेशी आय के निर्यात एवं आयातों का विशुद्ध मूल्य। तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो है वो है उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अब ये अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं कई प्रकार की हो सकती है, उपभोग से संबंधित हो सकती है, निवेश से संबंधित हो सकती है, सरकारी व्यय से संबंधित हो सकती है, या ये एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से संबंधित हो सकती है। एक्सपोर्ट वस्तुएं वो वस्तुएं जो हमारे यहाँ उत्पादित हुई है, हमारे देश के नागरिकों ने इसमें उत्पादन कार्य किया है, लेकिन ये विदेशों द्वारा उसका उपभोग किया जाता है। इंपोर्ट वो है जो हमारे यहाँ जिसका ट्रांजैक्शन होता है, जो बाज़ार मूल्य पर हमारे यहाँ उपलब्ध होती है, लेकिन इसका उत्पादन यहाँ पर नहीं किया जाता बल्कि अन्य देशों में किया जाता है। तो जितना एक्सपोर्ट है उसमें से इंपोर्ट को घटाकर विशुद्ध उत्पादन जो होता है उसको जीएनपी में सम्मिलित किया जाता है। तो जीएनपी का फॉर्मूला आपके लिए बना C+I+G+X-M, ये है तुम्हारा जीएनपी का फॉर्मूला। जीएनपी के बाद नेक्स्ट अवधारणा आती है एनएनपी। एनएनपी मतलब विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है।
मूल्यह्रास को घटाने से तात्पर्य यह है कि मूल्यह्रास होता है घिसावट व्यय, जो मशीनों की मरम्मत, टूट फूट आदि पर जो व्यय किया जाता है वो होता है घिसावट पर किया जाने वाला व्यय। तो इसको विशुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से घटा दिया जाता है, तो हमारे पास प्राप्त होता है सकल विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, NNP = GNP माइनस डेप्रिशिएशन। ये है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है तुम्हारे GDP, सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अंतर्गत किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत सिर्फ देश के भीतर जो उत्पादित हुआ है उसको लिया जाता है। इसमें हमें विदेश जो हमने एक्सपोर्ट कर दिया उसको भी हम ऐड करते हैं, और जो इंपोर्ट कर दिया उसको हम इसमें सम्मिलित ही नहीं करते। तो अर्थात GDP = GNP माइनस विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय, ये आता है तुम्हारा सकल घरेलू उत्पादन।